आप सीबीटी सीखना चाहते हैं। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपको किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो रहा है या आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए, दवाइयाँ या तो काम नहीं कर रही या दवाइयों के साथ डॉक्टर ने कहा कि आपको सीबीटी लेनी चाहिए, या आपने अपने जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके बारे में जब गूगल और यूट्यूब से जानकारी जुटाई तो आपको पता चला कि सीबीटी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद देती है। और अब आप चाहते हैं कि आप सीबीटी सीखें, पर आपको सीबीटी सीखने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप तो जब से पैदा हुए हैं कई सालों से आप रोजमर्रा के जीवन में सीबीटी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जी हाँ, आप सीबीटी हमेशा से करते आए हैं, आपको सीबीटी शायद सीखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? भाई मैं तो थेरेपिस्ट हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि आपको थेरेपी सीखने की जरूरत नहीं है? बात यहां ये नहीं है कि आपको सीबीटी सीखनी नहीं चाहिए, बात यह है कि शायद कई बार हम सीबीटी को कुछ एक अलग बड़ी नए तरह की थेरेपी समझ लेते हैं, या ऐसा समझ लेते हैं कि इसमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके हमें सीखना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ डॉक्टर्स जानते हैं और हम नहीं जानते, कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जिसके लिए आपको तैयारी करनी है और नए तरह के अनुभव, नए तरह के चीजें जाननी पड़ेंगी। पर ये सच नहीं है, क्योंकि सीबीटी तो ऑलरेडी आप करते आए हैं, सीबीटी से आप पहले ही फेमिलियर हैं। इनफैक्ट बचपन से लेकर आज तक जो भी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं वहां सीबीटी आपके साथ होती आई है। कुछ उदाहरण लीजिए। छोटा बच्चा होता है, घर में शैतानी करता है, मम्मी पापा डांट देते हैं, किसी तरह की उसको ऐसी सजा देते हैं जिस सजा का बच्चे के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, बच्चा शैतानी करनी बंद कर देता है। ये क्या हुआ? ये बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई। पनिशमेंट की मदद से बच्चे के बिहेवियर को, बर्ताव को बदला गया। बच्चा जो शैतानी कर रहा था, शैतानी करने में उसे मजा आ रहा था, या शायद उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसी सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है, तो उसको सही सीख देने के लिए जब उसको समझा बुझा के कुछ फायदा नहीं हुआ तो बच्चे को किसी तरह की सजा दी गई। यहां सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चे को मारा पीटा गया। सजा किसी भी तरह की हो सकती है। बच्चे की कोई मनपसंद चीज उसे नहीं दी गई, बच्चे को टीवी या मोबाइल देखने का मौका नहीं दिया गया, बच्चे को खेलने नहीं जाने दिया गया, किसी भी ऐसी टाइप की चीज जो कि बच्चा पसंद करता था वो उससे ले ली गई चीज, या फिर कुछ इस तरह से बच्चे को पनिश किया गया जिससे कि बच्चा डर गया और बच्चे ने वो जो गलती थी वो करनी बंद कर दी। अब बच्चा स्कूल में है, स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई अक्सर रेगुलरली करता है, एग्जाम देता है, पर किसी वजह से एक बार उसने लापरवाही की और लापरवाही की वजह से पढ़ाई नहीं की और उसके मार्क्स कम आ गए। अब बच्चा जो था वो परेशान हो गया और अगली बार उसने उस सब्जेक्ट में जिसमें उसके मार्क्स कम आए थे उसने उसमें और भी ज्यादा मेहनत की, क्योंकि पिछली बार जो मार्क्स कम आए थे उसकी भी भरपाई करनी थी और जो सिलेबस में जो नई चीजें थी वो भी सीखनी थी। ज्यादा मेहनत करके बच्चे ने दोबारा से पढ़ाई की और पढ़ाई करने की वजह से उसके अगली बार मार्क्स अच्छे आए। ये क्या हुआ? ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स कम ना आते तो बच्चा शायद दोबारा मेहनत ही ना करता। तो मार्क्स का कम आना ये एक तरीका है स्कूल्स का, एजुकेशन सिस्टम का, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, सीखें और अपना जो सिलेबस है या अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर लें। तो बच्चे ने जब लापरवाही की, अगर किसी वजह से मान लीजिए टीचर खुश होके कहता अच्छा ठीक है ये तो होशियार बच्चा है, इसको मार्क्स दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार नहीं पढ़ा अगली बार पढ़ लेगा, अगर इस तरह से ढील दे दी जाती तो शायद अगली बार भी ये बच्चा ना पढ़ता। पर इसने पढ़ाई की, क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स कम आ गए। तो मार्क्स कम आना मतलब एक तरह की पनिशमेंट है और इस वजह से बच्चे ने दोबारा से मेहनत की और दोबारा से अच्छे मार्क्स लाया, मतलब बच्चे ने फिर से अच्छी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। अब मान लीजिए एक और बड़ी उम्र में चलते हैं, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की बात करें। आप जॉब करते हैं और ऐसा जरूरी होता है कि आप टाइम से पहुंचें, और अगर आप टाइम से अपने जॉब प्लेस पर नहीं पहुंचते तो आपकी कुछ सैलरी कटेगी। अब अक्सर आप रेगुलरली जाते हैं, पर मान लीजिए किसी वजह से आप लापरवाही कर गए या किसी वजह से आप लेट पहुंचने लगे और हर बार जब भी आप जाते थे आपकी सैलरी कटती थी। 2-3 महीने तक जब ऐसा चलता रहा, क्योंकि किसी वजह से आपके वश में नहीं था मान लीजिए जल्दी पहुंच पाना, तो आपको रियलाइज हुआ कि भाई इससे तो मेरी सैलरी काफी कम हो गई है, मुझे टाइम से जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आपने कोशिश करके फिर से टाइम से जाना शुरू किया और फिर से आपकी जो सैलरी थी वो उतनी मिलने लगी जितनी कि आपको मिलनी चाहिए थी। या इसी की जगह एक और एग्जांपल लें कि मान लीजिए एक कंपनी है जहां पर कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अगर वो प्रोजेक्ट पर अच्छा काम करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे तो उनको बोनस दिया जाएगा, उनको किसी तरह का फायदा दिया जाएगा, या तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर उनको एक हायर पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब जो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे
ज्यादा अच्छे तरीके से कंपनी को बेनिफिट देंगे, फायदा देंगे, उनको वो सारे फायदे मिलेंगे जिसके बारे में उन्हें कहा गया है। तो ये जो सारे बदलाव लोग अपने अंदर लाते हैं, चाहे वो सैलरी कटने की वजह से एक व्यक्ति रेगुलरली आ रहा हो या फिर अपनी तरक्की के लिए एक व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा हो, ये सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब यहां भी कहीं ना कहीं बिहेवियर को बदलने के जो सिद्धांत हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बर्ताव को बदलते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, ये थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स। यहां पर ध्यान दें, मैंने थेरेपी वर्ड को यूज नहीं किया, यहां मैंने कहा बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है। लोगों के बर्ताव बस बदल रहे हैं, क्योंकि यहां बीमारी की बात नहीं हो रही, इसलिए थेरेपी की बात नहीं हो रही। पर जो भी बदलाव आ रहे हैं वो कुछ बिहेवियर थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर आ रहे हैं। एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर कुछ लर्निंग और कंडीशनिंग के सिद्धांत होते हैं, उनके बेसिस पर जब लोगों के व्यवहार में बदलाव आता है तो उसे हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। और जब यही बिहेवियर में मॉडिफिकेशन बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में होती है, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर जैसे इश्यूज को लेकर जब बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, जिससे कि सैडनेस, एंजाइटी ये सब कम होती है, तो हम उसे बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण लीजिए कॉग्निटिव थेरेपी के। एक बहुत आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे अभी 2-3 साल पहले कोविड हुआ। कोविड के अंदर अक्सर लोगों को देखने में आता था कि कई सारे अलग अलग लक्षण बताए जा रहे हैं मीडिया में, और लोग अपने अंदर उन लक्षणों को आइडेंटिफाई करते थे। और अक्सर ये कहा जाता था कि लोग कोविड को बाकी के जो दूसरे वायरल फीवर हैं उससे अलग करके देखें। अब मान लीजिए आपको जुकाम हुआ, खांसी वगैरह हुई, फीवर हो गया, आपको लगा अरे मुझे कोविड हो गया, मुझे तो टेस्ट कराना चाहिए, मुझे शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे निमोनिया हो जाएगा, न जाने क्या क्या चिंताएं आपके मन में पकड़ गई। पर किसी दिन मान लीजिए टीवी में एक डॉक्टर आते हैं और वो फर्क बताते हैं कि वायरल फीवर में ये होता है और कोविड में ये सारे लक्षण होते हैं। हालांकि काफी सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, एक जैसे होते हैं, पर कुछ फर्क बताते हैं। मान लीजिए वो ये बताएं कि भाई जो जुकाम वगैरह होता है उसके अंदर नाक बहती है, जबकि कोविड के अंदर ज्यादातर लोगों में नाक नहीं बहती। कुछ इसी तरह के वो और भी फर्क बताते हैं और आप समझ जाते हैं कि अच्छा मुझे जो लक्षण आ रहे हैं वो शायद कोविड के नहीं है। आप कन्विंस हो जाते हैं, समझ जाते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से बताते हैं, आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है और आप आराम से धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में पाते हैं कि आपका वो फीवर चला गया और आपको जो था कोविड हुआ ही नहीं। ये बदलाव कहां से आया? आपकी चिंताएं कम कैसे हुई? क्योंकि आपने लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली अपने को इस तरह से मॉडिफाई किया, आपका जो मीनिंग था, कॉन्सेप्ट था, वो बदल गया, आपका देखने का नजरिया अपनी हेल्थ को बदल गया और ऐसे में आपकी चिंताएं कम हो गई। ये कॉग्निटिव थेरेपी का एग्जांपल हुआ। बहुत से लोग जिनको कि कभी डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हुआ, पर उन्होंने कोविड के दौरान ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरह की दुविधा कई लोगों में देखी गई थी। तो भले ही डिप्रेशन, एंजाइटी ना हो, भले ही कोई और ऐसी मानसिक बीमारी ना हो, पर फिर भी हम अपने जीवन में कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी कर ही रहे होते हैं। तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखी क्यों जाए? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसलिए सीखनी जरूरी है क्योंकि जब किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तब ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर इतनी हताशा हो जाती है, इतना डिस्ट्रेस हो जाता है, इतना मेंटल पेन आता है कि उस टाइम कुछ और नहीं सूझता। उस टाइम जीवन जो है वो बहुत ही नेगेटिव दिखाई देता है। हमारे रिलेशनशिप्स या हमारी खुद की जो हेल्थ है वो इतनी नेगेटिव दिखाई देती है कि उस वक्त हमारा दिमाग खुलकर नहीं सोच पाता, रैशनली नहीं सोच पाता, लॉजिकल आइडियाज को यूज नहीं कर पाता और इमोशंस के इंपैक्ट में, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस या जिस भी तरह की इमोशंस हैं, उसके इंपैक्ट में इंसान का जो सोचने का जो दायरा है वो इतना सिकुड़ जाता है, इतना सिमट जाता है उसका सोचने का ढंग कि अब वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाता और धीरे धीरे वो अपनी बीमारी के चंगुल में उलझता जाता है, क्योंकि उसको सोचने का या तो कोई और नजरिया नहीं मिला या फिर कोई ऐसे पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक अनुभव नहीं हुए जिसने कि उसके बिहेवियर को बदला हो। क्योंकि किसी भी बिहेवियर को बदलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। या तो हमारे माहौल में किसी तरह का बदलाव आए, हमें अलग तरह का फीडबैक मिले, मतलब या तो हमारी आलोचना हो या फिर हमें प्रोत्साहन दिया जाए, तो ऐसे मामले में बिहेवियर बदलता है। या फिर हम अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से कोई नया बिहेवियर अपनाते हैं, जैसे अपनी रूटीन में चेंज लाते हैं। इस तरह के बिहेवियर में बदलाव लाकर हमारे बिहेवियर हेल्थ ठीक होती है, मतलब बीमारी को कम करने में मदद मिलती है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई जब या तो माहौल में बदलाव आएगा या बर्ताव में बदलाव आएगा। तो वहीं कॉग्निटिव थेरेपी काम करती है जब हमारे देखने के नजरिए में बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, जब हम नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं या
हम केवल एक ही पहलू जब रियलिटी का देख रहे हैं उसके बजाय हम और कई सारे अलग अलग पहलू देखने लगते हैं, हमारा मन खुल जाता है, हम अपने मन में नए नए विचार ला पाते हैं। तो मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर में चेंज तभी आता है, उसमें क्योर तभी हो पाता है जब हम अपने इमोशंस में, बिहेवियर में, थॉट पैटर्न में बदलाव लाएं और उसके जो सिद्धांत हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के सिद्धांत होते हैं। तो क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत ही सिकुड़ जाता है, दायरा देखने का लिमिटेड हो जाता है, इसलिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने मन को खोलें, अपने बिहेवियर्स में बदलाव लाएं, माहौल में बदलाव लाएं और धीरे 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 डिसऑर्डर को कम कर पाएं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हाँ, सीबीटी हमारी लाइफ में हर जगह मौजूद है, पर डिसऑर्डर जब होता है तो थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा एफर्ट लेकर उसको सीखना पड़ता है। डिसऑर्डर में कैसे अप्लाई किया जाए उसको समझना पड़ता है और इसी तरह धीरे 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 डिसऑर्डर दूर होता है।